आज का हमारा टॉपिक है गुप्त साम्राज्य का प्रशासन। गुप्त शासकों ने भारत के प्राचीन काल से शासक के लिए प्रचलित उपाधि राजन का त्याग कर महाराजाधिराज, राजाधिराज, परम राजाधिराज, राजाधिराजश्री, राजाधिराज जैसे बड़ी बड़ी उपलब्धियां धारण करना आरंभ किया। इस प्रकार की उपाधियों का प्रचलन विदेशी शासकों में था। गुप्तों ने उसी प्रथा को अपनाया। इसके साथ साथ इन राजाओं ने अपने नामों के साथ दैवीय विरुद्ध का प्रयोग भी आरंभ किया। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को देवता कहा गया है। परवर्ती विवरणों में उसे धनद, वरुण, इंद्र और अंतक आदि के बराबर कहा गया है। जिसके समान शक्तिशाली इस संसार में कोई और नहीं है। गुप्त सम्राटों के लिए कई अभिलेखों में परम भट्टारक, परम देवता जैसी उपाधियों का प्रयोग मिलता है। गुप्त राजाओं को अति मानवीय गुणों से युक्त दिखाने के उद्देश्य से गुप्त सम्राटों के सिक्कों में इस प्रकार के लेख अंकित मिलते हैं कि पृथ्वी पर अपनी विजयों के साथ ही उन्होंने स्वर्ग का साम्राज्य भी प्राप्त कर लिया था। विशाल गुप्त साम्राज्य के अंतर्गत यद्यपि उत्तरी भारत के अधिकांश हिस्सों पर गुप्त नरेशों का प्रत्यक्ष शासन स्थापित था, लेकिन अन्य क्षेत्रों में उनके शासन का स्वरूप बहुत कुछ मांडलिक था, जहां उनके अधीनस्थ राजा अर्ध स्वतंत्र शासकों की तरह राज्य करते थे। ऐसे क्षेत्रों में गुप्तों का शासन प्रबंध पूरी तरह प्रभावी नहीं रहा होगा। मौर्य राजाओं की भांति गुप्त राजाओं ने भी लोक कल्याण को प्रशासन का मूल उद्देश्य माना। इस शासन प्रणाली से चीनी यात्री फाहियान बहुत प्रभावित हुआ था। राजबली पांडे के शब्दों में मौर्यों के बाद विदेशी आक्रमणों के शांत होने पर गुप्तों ने एक निश्चित योजना के अनुसार आदर्श शासन व्यवस्था की स्थापना की, जिसमें प्रजा सुखी और समृद्ध थी। इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने के मत में प्राच्य शैली के अनुसार इससे अच्छा शासन भारत का कभी नहीं हुआ। राजा राज्य का सर्वोच्च अधिकारी था और राज्य की अंतिम सत्ता उसी के हाथ में थी। गुप्त सम्राट बड़ी बड़ी राजनीतिक उपाधियां धारण करते थे, जैसे परमेश्वर, महाराजाधिराज, परम भट्टारक, पराक्रमांक, विक्रमादित्य, महेंद्रादित्य, प्रकाशादित्य, चित्र, विक्रमांक आदि। राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, किंतु उसके कार्यों का विस्तृत विवरण नहीं मिलता। दो प्रमुख मंत्रियों की जानकारी अभिलेखों से मिलती है। संधि विग्रहिक, जो युद्ध और संधि का मंत्री तथा परराष्ट्र मंत्री था, तथा अक्षपट्टालीधिकृत राजकीय कागज पत्रों के संबंधित मंत्री। ऐसा जान पड़ता है कि प्रमुख मंत्रियों का पद राजाओं के समान प्राय पैतृक होता जा रहा था। सारा केंद्रीय शासन अनेक विभागों में संगठित था। अभिलेखों से कुछ पदाधिकारियों के नाम ज्ञात होते हैं। महासेनापति, रणभंडारचिक, कुमारामात्य, दंडपाशिक, विनय स्थिति स्थापक आदि। शासन की सुविधा के लिए साम्राज्य अनेक इकाइयों में बटा हुआ था। सबसे बड़ी इकाई प्रांत थी, जिसे देश या भुक्ति कहते थे। सौराष्ट्र, अवंती, एरंड, तीरभुक्ति, पुंड्रवर्धन आदि गुप्त साम्राज्य के मुख्य प्रांत थे। प्रांतीय शासक भौगोलिक भोगपति, गोप्ता, उपरेक महाराज या राजस्थानीय कहलाते थे। प्रांत में छोटी इकाई को प्रदेश कहा जाता था, जो आजकल के डिवीजन की भांति था। इसे छोटी इकाई को विषय कहा जाता था, जो जिले के समान था। शासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम थी। नगर प्रशासन के संबंध में दामोदरपुर ताम्रपत्र से जानकारी मिलती है कि विषयपति की सहायता के लिए
विषय की राजधानी में अर्थात नगर में एक परिषद होती थी जिसके सदस्य थे नगर श्रेष्ठ, सार्थवा, कुलिक, प्रथम कायस्थ, पुष्टपाल। ग्राम का प्रबंध करने के लिए एक सभा या समिति होती थी जिसका प्रमुख मामेक, महत्तर अथवा भोजक कहलाता था। ग्राम एक स्वशासित स्वायत्त इकाई की तरह से थे जहां सभी प्रमुख निर्णयों में ग्रामवासियों एवं ग्राम सभा की भागीदारी होती थी। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश था। राजा के न्यायालय को, जो सर्वोच्च न्यायालय था, सभा, धर्मस्थान अथवा धर्माधिकरण कहा जाता था। कात्यायन ने इस न्यायालय के विषय में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। वे कहते हैं कि राजा को विद्वान ब्राह्मणों, प्रमुख नागरिकों और राजतंत्र के ज्ञाता मंत्रियों की मदद से मुकदमों का निर्णय करना चाहिए। गुप्त काल में लिखी गई नारद स्मृति में 4 प्रकार के न्यायालयों का उल्लेख मिलता है: कुल, श्रेणी, गण, राजकीय न्यायालय। प्रथम 3 प्रकार के न्यायालय जनता के और चौथा सरकारी था। नीचे के न्यायालयों की अपील ऊपर के न्यायालयों में संभव थी। न्याय विभाग के प्रमुख अधिकारी को विनय स्थिति स्थापक कहा जाता था। फाहियान के विवरण से ज्ञात होता है कि गुप्त काल में न्याय व्यवस्था बहुत उदार थी और अपराध कम होते थे। अपराध के अनुसार कम या अधिक अर्थदंड दिया जाता था। प्राणदंड और शारीरिक दंड प्राय नहीं दिए जाते थे। गुप्त सम्राटों के पास विशाल, शक्तिशाली एवं सुसंगठित सेना रही होगी जिसने गुप्त सम्राटों के दिग्विजय के स्वप्न को चरितार्थ किया। गुप्तकालीन अभिलेखों में गुप्तों की चतुरंगिनी सेना, अस्त्र-शस्त्रागार, दुर्ग एवं स्कंदवार के उल्लेख मिलते हैं। सेना विभाग का मुख्य अधिकारी संधि विधायक था जिसको संधि और युद्ध करने का अधिकार था। उसके अधीन महासेनापति अथवा महादंडनायक, रणभंडागारिक, बलाधिकृत की नियुक्ति करने वाला अधिकारी, भट्टाशपति आदि अधिकारी होते थे। सेना का कार्यालय बलाधिकरण कहलाता था। राज्य की आय का मुख्य स्रोत भूमिकर था जिसे भाग, भोग या उद्वेग कहते थे। यह उपज का 1/6 भाग होता था। अभिज्ञान शकुंतला में राजा को शतांशवर्ती कहा गया है। भूमि का नियमित माप होता था और भू क्षेत्रों की सीमा, स्वामी आदि का विवरण रखा जाता था। उपजाऊपन के आधार पर भूमि के कई प्रकार थे: नाल, खिल, वस्तु, अपृहद, अप्रदा। भाग, भोग या उद्वेग के अतिरिक्त एक दूसरा कर ऊपरी कर था जो राजा के व्यक्तिगत उपयोग के लिए सामान के रूप में लिया जाता था। इसके अतिरिक्त उस समय के समृद्ध व्यापार से राज्य को आयात निर्यात कर तथा चुंगी के रूप में काफ़ी आय होती थी। आय के कुछ अन्य स्रोत थे: सिंचाई कर, अर्थदंड, सामंती राजाओं से कर, उपहार आदि। यहाँ यह द्रष्टव्य है कि व्यापार वाणिज्य से होने वाली आय पहले की अपेक्षा इस युग में घट गई थी। इसका मुख्य कारण रोम के साथ होने वाला व्यापार का 3री शताब्दी के बाद काफ़ी घट जाना था, जो बाद में रोमन साम्राज्य पर होने वाले पूर्ण आक्रमणों के कारण समाप्त हो गया। किंतु इस बीच भारतीय व्यापारियों ने दक्षिणी पूर्वी एशिया के साथ होने वाले व्यापार पर अधिक ध्यान देना आरंभ कर दिया था। परिणाम स्वरूप दक्षिण पूर्वी एशिया में अनेक भारतीय व्यापारिक केंद्रों की स्थापना हुई। इस कारण इस क्षेत्र के साथ व्यापार से होने वाली आय के काफ़ी बड़े भाग से भारत को हाथ धोना पड़ा। व्यापारिक समृद्धि का जो युग ईसा की आरंभिक शताब्दियों में आरंभ हुआ था,
उसका पटाक्षेप गुप्त युग के साथ ही हो गया। गुप्त शासक आदर्श शासक थे और लोक कल्याण उनका मूल ध्येय था। फाहियान ने लिखा है, सारे उत्तर भारत में स्थान स्थान पर औषधालय और चिकित्सालय बने हुए थे, जहाँ रोगियों की मुफ्त चिकित्सा होती थी और औषध पथ्य आदि बिना मूल्य के मिलते थे। धर्मशालाएं और पाठशालाएं बनी हुई थी और सार्वजनिक दान की व्यवस्था थी। गुप्त राजाओं ने देश में आवागमन की सुविधा के लिए सड़कें बनवाई तथा कृषकों के लिए सिंचाई का यथोचित प्रबंध किया। स्कंदगुप्त के राज्यकाल में सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार कराया गया था। ये था गुप्त साम्राज्य का प्रशासन। धन्यवाद।